नमस्कार, कैमरा वुमन तनीषा छज्जर के साथ मैं निखिल बोरा जी न्यूज़ नेटवर्क से आप सभी लोगों का आज स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुद्दा है वह है डिमोनेटाइजेशन। यह डिमोनेटाइजेशन की घोषणा मोदी सरकार द्वारा करीबन एक साल पहले नवंबर 8, 2016 को की गई थी। और आइए हम लोगों को उनकी राय पूछते हैं कि उनके क्या विचार है इस घोषणा के बारे में। आइए अब हम एक व्यक्ति का राय जानते हैं इस पर। हम आपको पूछना चाहते थे कि पिछले साल जब मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी, क्या उससे अब तक कुछ थोड़ा भी भ्रष्टाचार मिटा है या नहीं? हाँ, मिटा है। थोड़ा सा आपको लगता है मिटा है? हाँ। तो आपको जब ये घोषणा की गई थी, आपको किस चीज़ों का तकलीफों का सामना करना पड़ा? ओके, सो बेसिकली मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था 5 दिसंबर को। सो आई फेस द इश्यू। तो क्या हुआ था कि जब मैं आया था मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं। कोई भी एयरपोर्ट जो सिंगापुर, श्रीलंका, जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पे करेंसी तो था नहीं कुछ भी इंडियन का। तो जब पहुँचा विदाउट एनी मनी आई वाज जस्ट हैविंग अ ऑस्ट्रेलियन डेबिट कार्ड। तो ये प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, पर इसका भी सोल्यूशन मिला है। क्या सोल्यूशन? तो टैक्सी वाले से पूछता रहा कितना पेट्रोल है करके। एक बंदा मिला जिसके पास बोला वो सिर्फ आधा टैंक कुछ बाकी है पेट्रोल। तो बोला कि रास्ते पे जाके कहीं पे रोक के ट्रांजैक्शन कार्ड पे कर लूँगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो वापस दे दे मेरे को करके। और इस तरह मैं अपना गाँव पहुँचा। इसके बाद आपको क्या लगता है कि इससे डिमोनेटाइजेशन से फ्यूचर में भारत को हेल्प होगा? यस, ओके। डिमोनेटाइजेशन बेसिकली जो काला धन इकट्ठा हुआ है ना, वो जाके उन्होंने किसानों पे इन्वेस्ट किया है स्कीम्स निकाल के। किसानों पे इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि किसान जितना उगाएंगे ज़्यादा स्कीम के बेनिफिट को लेके, ठीक है, वो बेनिफिट को लेके वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बाहर देश में क्या होता है, वहाँ पे खाने पीने का जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, इंग्रेडिएंट्स, वो है ही नहीं ज़्यादा, इसीलिए एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया यूजुअली यूएस के साथ डील करती है, ज़्यादा बिजनेस डील करती है। तो इस हिसाब से वापस जब हम लोग उसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब पड़ता है जो अभी आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ये हुआ जनवरी में या फरवरी में बजटिंग हुआ था 2017 में, जहाँ पे इन्होंने किसानों के लिए स्कीम निकाला था काला धन के। और उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है। जीएसटी इंट्रोड्यूस इसीलिए किया है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाए। एंड द ड्यूरेशन फ्रॉम जनवरी टिल जीएसटी इंट्रोडक्शन जुलाई, वो टाइम के बीच में किसान उगाने के लिए चालू हो गए, आउटपुट भी आ गया, वहाँ से बेच भी दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल सा देखेंगे, जीएसटी एक बार निकाला, उसके बाद रिवाइज हुआ वापस। अभी ईयर एंड है, मेरे हिसाब से अभी वापस होने वाला है। एंड एप्पल का प्राइस देखेंगे अगर, इट वॉज 1,02,000 आईफोन एक्स, अभी कितना है उसका 1,08,000 या 10,000 कुछ है। रीजन फॉर दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ओके, दैट इज वन एग्जाम्पल वेयर द जीएसटी इज हेल्पिंग। अभी ये थोड़ा मुश्किल दौर है और फ्यूचर में आपको लगता है ये अगर हम लोग अभी मुश्किल से गुजरेंगे तो फ्यूचर में आकर हमको आसानी होगी सब कुछ मैनेज करने की। आपको लगता है ये अच्छा है? यस, ये अच्छा है। थैंक यू सर। व्यापारी को पूछते हैं कि उनके डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या विचार है। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन की जो घोषणा की गई थी मोदी सरकार द्वारा, तो क्या यह सफल रही है और अब तक क्या भ्रष्टाचार अगर थोड़ा सा भी मिटा है या नहीं? कहा जाए तो सफल तो रही है और भ्रष्टाचार भी मिटा है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो लेन देन थी तो कैश की तो कम हो गई और बैंकिंग की ज़्यादा रही, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भ्रष्टाचार तो मिटे ही है। पर कई अमीर लोगों ने अपना काला धन एक्सचेंज करा दिया बैंक मैनेजर्स के साथ, तो अभी भ्रष्टाचार तो उस देखा जाए तो इतना कम नहीं हुआ है। हाँ, वो बात सही है कि बड़े बड़े लोग ने तो बैंक में से डायरेक्ट निकला दिए कर दिए, उनके तो सफल रहा। पर जो बेसिकली जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं और फर्स्ट सेकंड क्लास के जो हैं, उनके लिए तो मुश्किल ही रहा है, क्योंकि उनके तो कोई जान पहचान नहीं बैंक वाले से नहीं, उनका बैंक में बहुत लोगों का तो अकाउंट ही कम लोगों का है, तो उसके हिसाब से मुश्किल रहा है। फिर भी सब लोगों ने गवर्नमेंट की सहायता करी है और इसके जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उसके ऊपर चले हैं लोग। तो
देश के हित में रहे सभी लोग। आपको इस समय घोषणा के समय क्या तकलीफें का सामना करना पड़ा बिजनेस में जनरली? बेसिकली अगर बिजनेस में देखा जाए तो बिजनेस में मुश्किल पड़ी है। उस टाइम देखा जाए तो थोड़ा 1-2 महीना व्यापार कम ही था। और दूसरी बात करें तो किन केस ऐसे भी शादी वगैरह थी, मैरिज वगैरह थी, तो उनके लिए देखा जाए तो अमाउंट तो किसी के पास था नहीं उस टाइम। और नेट का यूज, नेट बैंकिंग जो है ना, उसका यूज ज़्यादा हुआ है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भ्रष्टाचार उसमें भी कम हुआ है। नेट बैंकिंग में तो कोई भ्रष्टाचार का ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके हिसाब से वो अच्छा रहा है। दिन आपको क्या लगता है कि भविष्य में भारत की प्रगति के लिए मदद करेगा या नहीं? बिल्कुल सपोर्ट तो करेगा। और अगर सब लोग चाहें, भारतवासी चाहें, तो इससे अच्छा भी हो सकता है। अगर आदमी लोग सब चाहें तो खुद वो लोग सब नेट बैंकिंग यूज करें और उसके साथ से भ्रष्टाचार कम ही होगा। और जो भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो जैसे देखा जाए जीडीपी कम हो गया था, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा? उसका तो हमें आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है आपके विचार से होगा या कम होगा या ज्यादा होगा जी? इसका भ्रष्टाचार कम होगा, आपको लग रहा है कि कम होगा, तो आपको क्या लगता है ज्यादा होगा कि कम होगा? तो भ्रष्टाचार तो ऑलमोस्ट कम ही होगा अगर सब चाहें यूज इस तरह से यूज करें। तो अभी जैसे करते हैं, जैसे नोटबंदी के टाइम सब बैंक नेट बैंकिंग यूज कर रहे थे, वो देखा जाए तो उसमें भ्रष्टाचार का ऑप्शन ही नहीं है। अगर कार्ड बैंक का ज्यादा यूज करें तो सबसे अच्छा है, उसके हिसाब से तो ठीक ही लगता है जीडीपी बढ़ेगा। थैंक यू। तो जैसे हमने लोगों को पूछा और उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनको थोड़ी मुश्किल हुई थी, पर ये फ्यूचर में भारत के लिए बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार। नमस्कार दर्शकों, आज मैं कब्बन पार्क में हूँ। मुझे यहाँ आते समय ही 1 घंटा लगा। ऐसे क्यों है? हमारी बैंगलोर की ट्रैफिक इतनी बुरी क्यों है? हमारी बैंगलोर के रोड्स की दशा इतनी बुरी क्यों है? चलिए हम कब्बन पार्क में घूमते हुए लोगों से पूछते हैं। हाँ, पहले आपका नाम के साथ शुरुआत करेंगे। सचिन शर्मा। आप कैसे बैंगलोर में कैसे ट्रैवल करते हैं? ट्रैफिक के लिए? हाँ यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। हाँ अभी हम यूपी में हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हाँ यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रदूषण का, रहने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। यूपी से आए? कब यूपी से यहाँ आए? 1 मंथ हो गया है। वहाँ उतना ट्रैफिक नहीं है नहीं, क्या? बिल्कुल एकदम शांति है। हाँ। यहाँ पे तो हर रेड लाइट पे, हर जगह पे पूरा भीड़ भाड़ है। ओके। और आपका बैंगलोर के ये रास्तों के बारे में क्या विचार है आपका? रास्ते यार, यहाँ पे मैं इतना घूमा हुआ नहीं, आइडिया नहीं। थैंक यू। नमस्कार, पहले आपका नाम के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सलोनी। सलोनी है। आप क्या छात्र हैं या ऑफिस जाती हैं? मैं काम कर रहा हूँ, वर्क इन ऑफिस। कहाँ काम करती हैं? मैं एमजी रोड में यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। ओके। और आपका घर किधर है? कोरमंगल। तो आप डेली ट्रैवल कैसे करती है? मैं अपना टू व्हीलर में ट्रैवल करती हूँ। ओके। और वो लगभग कितना समय लेता है ट्रैवल के लिए? सुबह के टाइम में टेक्स अराउंड 1.5 hours because of the traffic at 9 o'clock. 1.5 hours. And yeah, on two wheeler 1.5 hours. And while going in the evening at around 40-45 minutes. ओके। तो आप why don't you use the metro? मेट्रो में क्या? The closest metro station for me is MG Road. MG रोड? Yeah, because there's no metro line in Koramangala. तो आपको भी ये लगता है कि मेट्रो का कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है बैंगलोर अभी तक में? नहीं है। अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं। ओके। हाँ। और आपकी जनरली आपका बैंगलोर की ट्रैफिक के बारे में और बैंगलोर के रास्तों के बारे में क्या विचार है? अभी रास्ते बहुत खराब हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो इवन अगर मुझे घर के पास में कहीं जाना होता तो मुझे पूरा घूम के आए तो वो हाँ। एंड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कम्यूट। एंड एवरीडे बेसिस पे अगर छोटे छोटे सामान लेने के मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आई नीड टू ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। ये क्यों है? ट्रैफिक इज ऑल्सो टेरिबल। इज दिस बिकॉज ऑफ दोज कंस्ट्रक्शन? ये बहुत सारे गड्ढे सब वो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ है, यही कारण है? आप रोड चेंज हो रहे हैं तो वो लोग एक रोड ब्लॉक कर रहे हैं कम्प्लीटली। हाँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू नियर बाई डिस्टेंस इन कोरमंगला, स्पेशली अभी कोरमंगला में बहुत ज़्यादा हो गया। एंड दिस इज इंक्रीजिंग द ट्रैफिक एज वेल इन अदर प्लेसेस, बिकॉज एवरीबडी इज चूजिंग अनदर रूट टू गो समवेयर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हाउ लॉन्ग? तो जैसे आपने अभी सुना
बैंगलोर के लोगों को ट्रैफिक के कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही है। दिन पर दिन ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है और जैसे बीबीएमपी ने हर जगह गड्ढे खोद दिए हैं, जिसके कारण हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाने के लिए भी दुगना समय लग रहा है। और बैंगलोर में मेट्रो की सुविधा होने के बावजूद लोग इस सुविधा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर के मेट्रो की लाइन भी सिर्फ 2 ही शुरू हुए हैं, जिसका कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण लोगों को आज भी अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस कारण वे ज़्यादा मेट्रो भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब बैंगलोर के लोगों से पद्मावत की कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। दर्शकों, आज मैं कब्बन पार्क में हूं और यहां पे हम चर्चा करेंगे पद्मावत के बारे में। पद्मावत के रिलीज को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग का मानना है कि वो उनके धर्म को चोट पहुंचा रही है। आइए देखते हैं कब्बन पार्क में इस नमस्ते, आपका नाम क्या है? जिशान। अच्छा, तो हाल ही में जो पद्मावत के बारे में जो पद्मावत के रिलीज को लेके जो चर्चा चल रही है कि कर्मी सेना ने जो इशू निकाला है, क्या उसके ऊपर क्या राय है? ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टूडेंट बसेस पर स्टोन पेल्टिंग, दैट्स टोटली रॉन्ग। और साथ ही अगर उन्हें कुछ करना था तो उन्होंने कोर्ट केस करा, और कोर्ट एक बार मना कर रहा है तो उनको इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए कोर्ट का, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। वो बिल्कुल गलत है। और बाकी जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, तो पहले से ये काफ़ी एपिक है, एपिक टेल जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो पद्मावत के स्टार्टिंग में ही दिया जाता है ये डिस्क्लेमर, इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री। सो उसको उन लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? तो हाल ही में जो पद्मावत के बारे में जो इशू हुआ, जो उसको लेके जो मोर्चे निकले, वो उस मूवी को दिसंबर में रिलीज होने का था, लेकिन उसका कर्मी सेना ने उसके ऊपर इतने सारे बैन लगा दिए कि उस मूवी को हाल ही में शायद पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया। तो इतने सारे जो मोर्चे निकाले गए, इतने जो बैन हुए, उसके ऊपर आप क्या करता है? मेरे हिसाब से जो हुआ एकदम गलत हुआ, उसको नहीं होना चाहिए था। सिर्फ एक मूवी के लिए लेके एक टॉपिक की मूवी एंड वो बच्चों का बस जला देना, या ऑल दैट वाज नॉट नेसेसरी। वो करने का कोई ज़रूरत नहीं था। एंड मैंने खुद मूवी देखी है, में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रात में लोगों को डिफेंड या ऑफेंड कर सके इतना। एंड अगर करनी चाहिए देखता है क्या वो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर जब हम आम आदमी लोग जब किसी चीज़ से परेशान होते हैं, हम कोर्ट के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो कर्मी सेना ने भी एक कोर्ट कंप्लेंट किया था और एक पुलिस कंप्लेंट किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो वर्डिक्ट दिया वो उसके ऊपर क्या राय है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पद्मावत को बैन करने लायक कुछ ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, तो उसके बाद भी मोर्चे निकाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया था वर्डिक्ट, यू नो इट शुडंट बी बैंड, दे रिलीज इन ऑलमोस्ट ऑल द थिएटर्स इन द सिटी। And I don't think what Karmi Sena did was absolutely necessary. It was just for just getting publicity for no reason. करना एकदम inappropriate है ना, एकदम waste। मतलब it was just harming everybody in the society mentally. ओके, तो ये पहली बार नहीं था कि मतलब ऐसे मोर्चे निकाले गए, ऐसे बैन्स हुए और बसों को जलाया गया। मतलब महाराष्ट्र में शिवसेना है, कर्नाटका में भी काफ़ी बंद होते रहते हैं। तो इसके ऊपर इस बंद के कारण आम आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आम आदमी की जिंदगी को बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। आम आदमी की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत रुकाव आ जाती है, कुछ केस इशू है, रेगुलर वर्किंग लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज स्टूडेंट लाइफ। स्पेशली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, धन्यवाद। तो ये आपने देखा बैंगलोर के लोगों का क्या विचार है पद्मावत की कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। किसी को भी लगता नहीं है कि जो हुआ वो सही हुआ। कर्मी सेना ने जो किया वो हद से बाहर था, और बसों को जलाना और स्कूल की बसों पर पत्थर फेंकना कोई सही बात नहीं है। इससे सरकार को काफ़ी नुकसान होता है और आम लोगों को भी काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के बाद ही ये मोर्चे चलते गए और लोगों को लगता है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ। आप अपनी राय भेज सकते हैं हमें हमारी वेबसाइट पे। साइनिंग ऑफ, कैमरा मैन उज्जवल नायक, वेदांत केडिया, FCCC न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिका जैन है और आज हम रिव्यू करेंगे बजरंगी भाईजान।
जो 17 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। आइए देखते हैं कितना बल है बजरंगी भाईजान। पर्दे पर सलमान खान का मतलब है कुछ ढिंचाक गाने, ज़बरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स, पर बजरंगी भाईजान की कहानी कुछ अलग है। मनोरंजन से बढ़कर इंसानियत और जज्बातों की कहानी है बजरंगी भाईजान। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। 6 साल की बेजुबान मुन्नी अपनी माँ के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और भूलवश यहीं छूट जाती है। मुन्नी, तू बोल नहीं सकती? अच्छा, एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं, और अगर तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर। फिर उसकी मुलाकात पवन कुमार चतुर्वेदी यानी सलमान खान से होती है, जो मुन्नी को वापस पाकिस्तान छोड़ने जाता है। फिल्म में पवन की प्रेमिका का किरदार निभाती है रसिका यानी करीना कपूर। ऑपरेशन मुन्नी में पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी पवन के हमराही बनते हैं। कबीर खान बहुत ही मंजे हुए डायरेक्टर हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट और हर फ्रेम में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ रखी है। फिल्म कहीं भी भटकती हुई नजर नहीं आती है। स्क्रीन प्ले कमाल का है, कश्मीर जन्नत है और स्वर्ग की इस खूबसूरती को कबीर ने सपनों की तरह संजोया है। सभी अभिनेता अपने किरदार बड़े ही उम्दा तरीके से निभाते हैं, पर इस फिल्म की ट्रम्प कार्ड है हर्षाली मल्होत्रा, जो मुन्नी का किरदार निभा रही है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। और भी तो लोग रहे होंगे वहां कुरुक्षेत्र में, वो क्यों नहीं ले गए इसे अपने घर? मुरादाबाद, झुमरी तलैया, आसनसोल, पाकिस्तान। इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो। का संगीत प्रीतम चक्रवर्ती ने दिया है। उन्होंने कुल मिलाकर पूरी फिल्म में 6 गाने दिए हैं, पर अगर फिल्म के हिसाब से गाने थोड़े कम होते तो बेहतर होता। नाचो धनादन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। हाँ है सेलिब्रेशन, नाचो धनादन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चल तो बोलो तेरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चल तो बोलो तेरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ। तुना बजे डंका, लंदन हो या लंका, कुंजे रे चारों ओर। तुना बजे डंका, लंदन हो या लंका, कुंजे रे चारों ओर। आपकी रहे अनुकंपा, न डर न ही शंका, नाचेंगे हम जोर। जोगी चलाए कोई जंतर, खिलेगा तेरा अंतर, तू आजा गुरु मंतर। ये ले ले रे, ले 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 रे, ले 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 रे। अपना पराया जो मिले झप्पी ले ले रे, मस्ती की डंगी में तनिक डुबकी ले ले रे। करीना कपूर के पोशाक और अंदाज मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। कुल मिलाकर सभी किरदारों के पोशाक बहुत ही सरल हैं। पूरी फिल्म 160 मिनटों की है। देखा जाए तो कहानी कुछ लंबी दिखाई पड़ती है, पर किसी को भी निराश नहीं छोड़ती है। संपूर्ण तरीके से बजरंगी भाईजान एक बहुत ही मजबूत कहानी है। अगर आप कुछ हटकर देखना चाहते हैं, अगर आप नवाजुद्दीन की एक्टिंग के कायल हैं,
अगर आपको करीना कपूर पसंद है और इन सब से ऊपर अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं तो ये मूवी आपके लिए है। मैं इतना ज़रूर दावा कर सकती हूँ कि यह फिल्म आपको भावुक ज़रूर करेगी। इस फिल्म को मैं दूंगी 4 स्टार्स। देखना ना मुड़ के जा, चली जा उड़ के जा, तुझे भूल से भी ना लगे नजर, नींद तेरी दे जा, दीद मेरे ले जा, जाके तेरी रात को मिल गई सहर, तू जो मिला हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन। बजरंगी भाईजान को कोई बॉर्डर पार करने से ना रोक पाए, कोई घर जाने से ना रोक पाए। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब।